इमैनुअल कांट भाग 5। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र इच्छा, नैतिकता और कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कल्पना कीजिए, आपसे कहा जाए कि केवल एक झूठ बोलने से आपकी नौकरी बच सकती है। कोई इस झूठ को पकड़ भी नहीं पाएगा। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और आपको किसी प्रकार की सजा भी नहीं मिलेगी। अब प्रश्न यह है, क्या आपको यह झूठ बोल देना चाहिए? शायद आपका मन कहे, इसमें बुराई ही क्या है? एक छोटे से झूठ से यदि सब कुछ बच सकता है तो झूठ बोल देना ही समझदारी है। लेकिन आपके भीतर कहीं एक दूसरी आवाज भी उठती है, नहीं, यह गलत है। वह आवाज कहां से आती है? जब झूठ बोलना आपके फायदे में है, तब भी आपके भीतर कोई शक्ति आपको सच बोलने के लिए क्यों कहती है? और यदि इस संसार में हर घटना किसी पिछली घटना का परिणाम है, तो क्या आपका निर्णय वास्तव में आपका निर्णय है, या आप भी प्रकृति की एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं? इमैनुअल कांट के दर्शन में यही वह बिंदु है जहां ज्ञान का प्रश्न नैतिकता के प्रश्न में बदल जाता है। पिछले भाग में हमने देखा कि मानव बुद्धि आत्मा, ईश्वर और संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में अंतिम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करती है। लेकिन जब बुद्धि अपने अनुभवों की सीमा से आगे बढ़ती है तो वह विरोधाभासों में फंस जाती है। हम आत्मा को किसी वस्तु की तरह नहीं देख सकते। हम ईश्वर के अस्तित्व को वैज्ञानिक प्रमाण की तरह सिद्ध नहीं कर सकते, और हम यह भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई भी या वह हमेशा से मौजूद है। लेकिन कांट यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक और प्रश्न पूछा। भले ही हम ईश्वर, आत्मा और स्वतंत्रता को सैद्धांतिक रूप से सिद्ध न कर सके, क्या नैतिक जीवन जीने के लिए इन विचारों की आवश्यकता है? यहीं से शुरू होता है मनुष्य की स्वतंत्रता और नैतिक जिम्मेदारी का रहस्य। स्वतंत्र इच्छा और नैतिक उत्तरदायित्व। हमारी रोजमर्रा की दुनिया कारण और परिणाम के नियम से चलती है। एक पत्थर ऊपर से छोड़ा जाए तो वह नीचे गिरेगा। आग में हाथ डालने पर हाथ जलेगा। बादल बनेंगे तो कुछ परिस्थितियों में वर्षा होगी। हर घटना के पीछे कोई कारण मौजूद होता है। अब मनुष्य को देखिए। हमारे विचारों और निर्णयों के पीछे भी कई कारण होते हैं। हमारा बचपन, हमारा परिवार, हमारी शिक्षा, हमारे अनुभव, हमारे भय, हमारी इच्छाएं, हमारे शरीर और मस्तिष्क की अवस्था। यदि हर निर्णय इन कारणों का परिणाम है, तो क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की। वह कह सकता है, मेरी परिस्थितियों ने मुझे चोर बनाया, मेरा बचपन कठिन था, मेरे आसपास का वातावरण खराब था, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यदि उसके प्रत्येक कार्य के पीछे कोई कारण था, तो क्या उसे चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, तो प्रशंसा और अपराध दोनों का अर्थ समाप्त हो जाता है। कांट इस समस्या की गहराई को समझते थे। उन्होंने कहा, मनुष्य को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। पहला है मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी के रूप में। इस दृष्टिकोण से हमारा शरीर और हमारा व्यवहार प्रकृति के नियमों के अंतर्गत आता है। हमारी भूख, हमारी थकान, हमारी भावनाएं और हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां कारण और परिणाम से जुड़ी होती है। इसे कांट अनुभव की दुनिया अर्थात फिनोमिनल वर्ल्ड से जोड़ते हैं। लेकिन मनुष्य को केवल बाहरी व्यवहार से नहीं समझा जा सकता। मनुष्य अपने भीतर स्वयं को एक निर्णय लेने वाले प्राणी के रूप में भी अनुभव करता है। जब हम कोई नैतिक निर्णय लेते हैं, तो हम केवल यह नहीं सोचते कि हम क्या करना चाहते हैं, हम यह भी सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं क्या चाहता हूं और मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों प्रश्नों में बहुत बड़ा अंतर है। आप क्रोधित हो सकते हैं, आप किसी को अपमानित करना चाह सकते हैं, लेकिन उसी समय आप यह भी जान सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके भीतर इच्छा
कुछ और कहती है और नैतिक कर्तव्य कुछ और। कांट के अनुसार यही नैतिक कर्तव्य हमें स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। जब आपका मन कहता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो इसके भीतर यह मान्यता छिपी होती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। यदि मनुष्य के पास कोई चुनाव ही ना होता, तो उसे यह कहना अर्थहीन होता कि उसे सही काम करना चाहिए था। एक मशीन से हम नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि कोई मशीन खराब होकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दे, तो हम मशीन को अपराधी नहीं कह सकते, क्योंकि मशीन ने स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया। लेकिन मनुष्य से हम उत्तरदायित्व की अपेक्षा कर सकते हैं। हम कहते हैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए था, तुम्हें निर्दोष व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। इन सभी वाक्यों का अर्थ तभी है जब मनुष्य को किसी स्तर पर स्वतंत्र माना जाए। लेकिन कांट के लिए स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य जो चाहे वह करे। अपनी प्रत्येक इच्छा का पालन करना स्वतंत्रता नहीं है। कई बार वह इच्छाओं की गुलामी होती है। यदि कोई व्यक्ति कहे मुझे क्रोध आया इसलिए मैंने हिंसा की, मुझे लालच हुआ इसलिए मैंने धोखा दिया, मुझे आनंद चाहिए था इसलिए मैंने किसी का उपयोग किया, तो वह स्वतंत्र नहीं है। वह अपनी इच्छाओं, लालच और भावनाओं द्वारा नियंत्रित हो रहा है। कांट के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता है अपने लिए एक नैतिक नियम बनाना और फिर उस नियम का पालन करना। इसे कहा जाता है ऑटोनॉमी, अर्थात आत्मनियमन। स्वतंत्र व्यक्ति वह नहीं है जिसके ऊपर कोई नियम नहीं है। स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो बुद्धि द्वारा पहचाने गए सही नियम को स्वयं स्वीकार करता है और अपनी इच्छाओं के विरुद्ध भी उस नियम का पालन करता है। मान लीजिए आपको सड़क पर पैसों से भरा हुआ एक बटुआ मिलता है। आसपास कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। बटुआ अपने पास रखने पर किसी को पता नहीं चलेगा। आपको पैसों की आवश्यकता है, फिर भी आप बटुआ उसके मालिक को लौटा देते हैं। क्यों? यदि आपने केवल पकड़े जाने के डर से बटुआ लौटाया तो आपका व्यवहार ईमानदार दिखाई दे सकता है, लेकिन वह नैतिक स्वतंत्रता नहीं है। यदि आप बटुआ इसलिए लौटाया क्योंकि आपको लगा यह मेरा नहीं है, इसलिए इसे रखना गलत है, तब आपने इच्छा के ऊपर उठकर कर्तव्य को चुना। कांट के लिए यही स्वतंत्रता है, सही कार्य करना केवल इसलिए कि वह सही है। नैतिक नियम और कैटेगोरिकल इंपरेटिव। अब एक बड़ा प्रश्न सामने आता है, हम कैसे तय करें कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा गलत? क्या जो कार्य हमें खुशी दे वह सही है? क्या जिस कार्य से अधिक लोगों को लाभ हो वह सही है? क्या समाज जिस कार्य को स्वीकार करे वह सही है? कांट का उत्तर अलग था। उन्होंने नैतिकता को परिणामों पर आधारित नहीं किया, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते। आप किसी की सहायता अच्छे उद्देश्य से कर सकते हैं, लेकिन अनजाने में उसका नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति गलत उद्देश्य से कार्य कर सकता है, लेकिन सहयोग से उसका परिणाम अच्छा निकल सकता है। यदि नैतिकता केवल परिणामों पर निर्भर हो, तो सही और गलत का निर्णय भाग्य और परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है। कांट के अनुसार किसी कार्य का वास्तविक नैतिक मूल्य उसके परिणाम में नहीं, बल्कि उस उद्देश्य में है जिसके कारण वह कार्य किया गया। कांट ने कहा, इस संसार में बिना किसी शर्त के अच्छी मानी जाने वाली केवल एक चीज है, और वह है सद्भावना, अर्थात गुडविल। बुद्धि अच्छी हो सकती है, लेकिन बुद्धि का उपयोग धोखा देने के लिए भी किया जा सकता है। साहस अच्छा हो सकता है, लेकिन साहस के साथ कोई व्यक्ति अपराध भी कर सकता है। धन और शक्ति उपयोग हो सकते हैं, लेकिन गलत व्यक्ति के हाथ में वो विनाशकारी बन सकते हैं। सद्भावना वह इच्छा है जो सही कार्य को इसलिए चुनती है क्योंकि वह सही है, न कि लाभ के कारण, न पुरस्कार के कारण, न प्रशंसा के कारण और न ही डर के कारण। मान लीजिए एक दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी रखता है, लेकिन वह ईमानदारी केवल इसलिए है क्योंकि उसे डर है कि धोखा पकड़ा गया तो उसकी दुकान की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। उसने सही कार्य किया, लेकिन उसका कारण नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि अपना लाभ है।
अब दूसरे दुकानदार की कल्पना कीजिए। उसे पता है कि वह ग्राहक को आसानी से धोखा दे सकता है, फिर भी वह सही मूल्य लेता है क्योंकि वह मानता है कि किसी व्यक्ति को धोखा देना गलत है। कांट के अनुसार दूसरे दुकानदार के कार्य में वास्तविक नैतिक मूल्य है क्योंकि उसने कार्य अपने कर्तव्य के प्रति सम्मान के लिए किया। लेकिन कर्तव्य का यह नियम क्या है? कांट ने इसके लिए एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। हिंदी में इसे कहा जा सकता है निरपेक्ष नैतिक आदेश। इसे समझने से पहले दो प्रकार के आदेशों का अंतर समझना जरूरी है। पहला है हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव, अर्थात सशर्त आदेश। जैसे यदि तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए तो पढ़ाई करो, यदि तुम्हें स्वस्थ रहना है तो व्यायाम करो, यदि तुम्हें पैसा कमाना है तो काम करो। इन आदेशों का पालन किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यदि आपको वह उद्देश्य नहीं चाहिए तो आदेश भी आप पर लागू नहीं होता। यदि आपको परीक्षा में अच्छे अंक नहीं चाहिए तो पढ़ाई वाला आदेश आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन नैतिक आदेश ऐसा नहीं हो सकता। झूठ मत बोलो, इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल तब झूठ मत बोलो जब पकड़े जाने का डर हो। निर्दोष व्यक्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल तब नुकसान मत पहुंचाओ जब उससे आपका नुकसान होने वाला हो। नैतिक नियम बिना किसी शर्त के लागू होता है, इसलिए वह कैटेगोरिकल है, निरपेक्ष है। कांट ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को समझाने के लिए कई रूप दिए। उसका पहला और सबसे प्रसिद्ध रूप है केवल उसी नियम के अनुसार कार्य करो जिसे तुम उसी समय यह चाह सको कि वह सभी मनुष्य के लिए सार्वभौमिक नियम बन जाए। सरल शब्दों में, कोई भी कार्य करने से पहले स्वयं से पूछिए, यदि हर व्यक्ति ऐसा ही करे तो क्या होगा, और क्या मैं ईमानदारी से चाह सकता हूं कि सभी लोग इस नियम का पालन करें? मान लीजिए आप परेशानी में हैं और किसी से झूठा वादा करके पैसे उधार लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप पैसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन पैसे पाने के लिए कहते हैं मैं अगले महीने सब लौटा दूंगा। अब अपने कार्य का नियम बनाइए, जब भी मुझे पैसे की आवश्यकता हो मैं झूठा वादा कर सकता हूं। अब कल्पना कीजिए कि यह नियम सभी लोगों पर लागू हो। हर व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर झूठा वादा करे, तब किसी भी वादे पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और जब किसी वादे पर विश्वास नहीं होगा तो झूठा वादा करके पैसा लेना संभव नहीं रहेगा। आपका नियम स्वयं को नष्ट कर देता है, इसलिए झूठा वादा नैतिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार चोरी के बारे में सोचिए। यदि मैं कहूं जब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता हो मैं उसे चुरा सकता हूं, और यदि यह नियम सार्वभौमिक बन जाए तो निजी संपत्ति की पूरी धारणा समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपना नहीं कह पाएगा, चोरी का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए चोरी का नियम भी स्वयं के साथ विरोधाभास पैदा करता है। लेकिन कांट ने नैतिकता का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रूप दिया। उन्होंने कहा, मानवता के साथ हमेशा एक साध्य के रूप में व्यवहार करो, कभी भी केवल एक साधन के रूप में नहीं। इसका अर्थ क्या है? हम अपने जीवन में कई लोगों की सहायता लेते हैं। हम दुकानदार से सामान खरीदते हैं, डॉक्टर से उपचार लेते हैं, शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्मचारी और संस्था एक दूसरे की सेवाओं का उपयोग करते हैं। यह अपने आप में गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम किसी मनुष्य को केवल अपने लाभ की वस्तु समझने लगते हैं, जब हम उससे झूठ बोलते हैं, जब हम उसकी जानकारी के बिना उसका उपयोग करते हैं, जब हम उसकी स्वतंत्रता और गरिमा को अनदेखा कर देते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से झूठ बोलकर उसकी सहमति प्राप्त करते हैं तो आपने उसे स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर ही नहीं दिया। आपने उसे अपने उद्देश्य का साधन बना दिया। इसलिए झूठ केवल जानकारी की गलती नहीं है, झूठ दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता का अपमान है। कांट के अनुसार हर मनुष्य में गरिमा है। किसी व्यक्ति का मूल्य उसके धन से तय नहीं होता, उसके पद से तय नहीं होता, उसकी उपयोगिता से तय नहीं होता, और न ही इस बात से तय होता है कि वो हमारे लिए कितना लाभदायक है।
मनुष्य की गरिमा इस तथ्य में है कि वह एक बुद्धि संपन्न और नैतिक निर्णय लेने वाला प्राणी है। इसलिए किसी मनुष्य को खरीदा नहीं जा सकता, उसकी गरिमा की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। चीजों की कीमत होती है, लेकिन मनुष्य की गरिमा होती है। कांट ने एक ऐसे आदर्श नैतिक समाज की कल्पना की जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को भी सम्मान देता है और दूसरे व्यक्तियों को भी स्वतंत्र नैतिक प्राणी मानता है। उन्होंने इसे कहा किंगडम ऑफ एंड्स, अर्थात उद्देश्य का साम्राज्य। ऐसे समाज में कोई व्यक्ति केवल आदेशों का पालन करने वाली मशीन नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति नैतिक नियम का निर्माता भी होगा और उसी नियम का पालन करने वाला नागरिक भी। वह ऐसा नियम बनाएगा जिसे वह स्वयं पर भी लागू कर सके और सभी दूसरे मनुष्यों पर भी। यहां स्वतंत्रता और नैतिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं। स्वतंत्रता का अर्थ नियम तोड़ना नहीं, बल्कि ऐसा नियम स्वीकार करना है जिसे बुद्धि सभी के लिए उचित मान सके। लेकिन क्या कांट का नैतिक दर्शन बहुत कठोर नहीं है? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि झूठ बोलने से किसी निर्दोष की जान बच जाए? क्या परिणामों की पूरी तरह उपेक्षा करना उचित है? कांट ने दर्शन पर यह सबसे प्रसिद्ध आपत्तियों में से एक है। उनके लिए सत्य बोलने का कर्तव्य इतना महत्वपूर्ण था कि उसे परिस्थितियों के आधार पर आसानी से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही हम अपने लाभ या परिस्थिति के अनुसार नैतिक नियम बदलने लगते हैं, नैतिकता व्यक्तिगत सुविधा बन जाती है। फिर भी कांट का मूल प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या हम किसी गलत कार्य को केवल इसलिए सही कह सकते हैं क्योंकि उससे हमें अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है? और क्या हम ऐसे नियम स्वीकार कर सकते हैं जिसमें हमें दूसरों की सत्य की अपेक्षा हो, लेकिन अपने लाभ के लिए स्वयं झूठ बोलने की अनुमति हो? कांट हमें आसान उत्तर नहीं देते। वह हमें अपने कार्य के पीछे छिपे नियम को पहचानने के लिए मजबूर करते हैं। जब भी आप कोई निर्णय लें, अपने आप से पूछिए, क्या मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति ऐसा करे? क्या मैं दूसरे व्यक्ति को एक स्वतंत्र मनुष्य की तरह सम्मान दे रहा हूं, या मैं केवल अपने लाभ का साधन बना रहा हूं? और क्या मैं वही नियम अपने ऊपर भी स्वीकार कर सकता हूं जिसे मैं दूसरों पर लागू करना चाहता हूं? यह नैतिक आत्मपरीक्षण है। कांट के लिए मनुष्य दो दुनियाओं के बीच खड़ा है। एक और प्रकृति की दुनिया है जहां हर घटना कारण और परिणाम से बंधी है। दूसरी ओर नैतिकता की दुनिया है जहां मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र और उत्तरदायी मानता है। हम स्वतंत्रता को किसी वैज्ञानिक वस्तु की तरह देख नहीं सकते, लेकिन जब हम अपने भीतर नैतिक कर्तव्य की आवाज सुनते हैं तो स्वतंत्रता को मानना आवश्यक हो जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि स्वतंत्रता अनुभव से सिद्ध हो चुकी है, लेकिन नैतिक जीवन जीने के लिए हमें स्वयं को स्वतंत्र मानना पड़ता है। इसी प्रकार कांट ईश्वर और आत्मा की अमरता को वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, वह इन्हें नैतिक आशा से जोड़ते हैं। मनुष्य सदाचार और सुख के बीच सामंजस्य चाहता है, लेकिन वास्तविक संसार में अच्छा व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं होता और बुरा व्यक्ति हमेशा दंडित नहीं होता। इसलिए नैतिक बुद्धि एक ऐसी व्यवस्था की आशा करती है जिसमें सदाचार का अंतिम अर्थ हो, लेकिन यह ज्ञान नहीं है, यह प्रमाण नहीं है, यह नैतिक विश्वास है। कांट का संदेश यह नहीं था कि हमें पुरस्कार पाने के लिए नैतिक बनना चाहिए। उनका संदेश ठीक इसका विपरीत था। हमें सही कार्य करना इसलिए चाहिए क्योंकि वह सही है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, चाहे हमें प्रशंसा मिले या नहीं, चाहे इससे तत्काल लाभ हो या नहीं। वास्तविक चरित्र वह है जो अंधेरे में भी वही करता है जिसे वो प्रकाश में सही कहता है। शायद इसलिए कांट मानव जीवन की दो चीजों से सबसे अधिक प्रभावित थे, हमारे ऊपर तारों से भरा हुआ आकाश और हमारे भीतर मौजूद नैतिक नियम। आकाश हमें यह अनुभव कराता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारे भीतर मौजूद नैतिक नियम हमें याद दिलाता है कि मनुष्य केवल प्रकृति की एक छोटी वस्तु नहीं है। वह निर्णय ले सकता है, वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकता है, वह दूसरे मनुष्य की गरिमा का सम्मान कर सकता है, और वह सही कार्य को केवल इसलिए चुन सकता है
क्योंकि वह सही है। अब एक बार फिर शुरुआत से प्रश्न पर लौटिए। यदि एक झूठ बोलने से आपकी नौकरी बच सकती हो और किसी को पता भी ना चले, तो आपको क्या करना चाहिए? कांट आपसे यह नहीं पूछेंगे कि झूठ बोलने से आपको कितना लाभ होगा। वह पूछेंगे, क्या आप झूठ बोलने के अपने नियम को सभी मनुष्यों के लिए स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप ऐसे संसार में जीना चाहेंगे जहां हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए झूठ बोल सके? और क्या झूठ बोलते समय आप सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान कर रहे हैं? आपके उत्तर में ही आपकी नैतिकता छिपी है और उस उत्तर को चुनने की क्षमता में आपकी स्वतंत्रता। इमैनुअल कांट हमें यह नहीं सिखाते कि स्वतंत्रता का अर्थ हर इच्छा को पूरा करना है। वो हमें सिखाते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर उस नियम को चुनना जिसे हम पूरी मानवता के लिए सही मान सके। क्योंकि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके पास मौजूद वस्तुओं में नहीं, बल्कि उसके द्वारा चुने गए नैतिक सिद्धांतों में होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कांट के इन विचारों ने आधुनिक दर्शन को किस प्रकार बदल दिया। उनके दर्शन ने विज्ञान, धर्म, नैतिकता और मानव स्वतंत्रता के बीच एक नया संबंध कैसे बनाया, और क्यों आज भी कांट से सहमत होना कठिन हो सकता है, लेकिन उन्हें अनदेखा करना लगभग असंभव। यह था इमैनुअल कांट के दर्शन का भाग 5, जहां मानव बुद्धि की सीमाओं से आगे हमने अपने भीतर मौजूद नैतिक नियम, कर्तव्य और वास्तविक स्वतंत्रता को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।